बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में जो हलचल अब है वो शायद पहले कभी हो, लेकिन जो हलचल है वो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने वाली है। पाकिस्तानी सियासत में अपोजिशन जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला चुकी है। तहरीक अदम एतमाद के बाद अगर कल का मंजरनामा देखें तो आपको और तरह का दिखाई देगा, आज का मंजरनामा देखें तो और तरह का दिखाई देगा। कल के बारे में पेशीन गोई फिर कहीं से नहीं की जा सकती, क्योंकि कल जो माइनस बुज़दार के हामी थे, आज उन्हीं में से दो अरकान ये कहते हैं कि वज़ीर आला पे हमें भरोसा है, हम इस मुश्किल वक्त में उन्हें नहीं छोड़ सकते। कल तक जो इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ थीं वो रात को अपोजिशन से भी मुलाकात करती हैं। आज के दिन MQM जो हुकूमत से मुलाकात करती है, वज़ीर आज़म उनके मरकज़ में जाते हैं, वो हुकूमत का साथ देने पर रजामंद तो है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम अपने साथ खड़े हैं। कल जब वो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे तो कल का मंजरनामा क्या होगा ये भी कोई नहीं कह सकता। अपोजिशन इत्तेहादियों से भी राबतों में है, अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से भी राबते में है। डोरियां कहां से हिल रही हैं? कुछ लोगों की बातें यह हैं कि बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं, कुछ लोगों की बैरूनी मुल्क के अंदर दूसरों से मुलाकातें मुतवक्के हैं। तो तहरीक अदम एतमाद की जो सियासत चल रही है, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने, याद होगा आपको, कहा था कि अपोजिशन माइंड गेम कर रही है और मैं इस गेम का मास्टर माइंड हूं। आज उसका अमली नमूना वज़ीर आज़म की तकरीर में देखने को मिला कि वज़ीर आज़म इस हद तक पुरएतमाद हैं कि जैसे अपोजिशन की जमात उनके साथ खड़ी हो। वज़ीर आज़म ने आज क्या कहा है, पहले उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा कर लें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि मैं बड़े अरसे से दुआ मांग रहा था और मेरी शायद दुआ कबूल हो चुकी है। ये तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं, अब इनकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो मेरी जंजीर खुल जाएगी और मेरा जो पहला निशाना होगा वो आसिफ अली जरदारी होगा। जबकि अपोजिशन ये कहती है कि जो कुछ आपने करना है वो इन्हीं दिनों में कर लें, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसी सियासी मंजराम में बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद हर रोज बदलती सूरत हाल है, ये सूरत हाल कितने दिनों बदलती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आपको एक दाद तो देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी जमातें, तीन बदतरीन मुखालिफ, तीन ऐसे अफराद जिन तीनों पे, तीनों जमातों के सरबराहों पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो सारे जो हैं, जो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए और जो उन्होंने असम्बली में तहरीक पेश की है, जिसके लिए एक्विजिशन जो पेश की है, उसमें वो एक ये इल्ज़ाम नहीं लगा सके कि वज़ीर आज़म करप्ट है। उस पूरी रिक्विजिशन में ये इल्ज़ाम नहीं है। ये इस वजह से तहरीक में ये ज़रूर है महंगाई हो गई, ये जरूर है जनाब के आपकी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं है, आप फलां कर रहे हैं। हाँ, वो करप्ट होने की जगह नाअहली को जवाब बनाते हैं। बात यह है कि एक तरफ तीन अफराद जिन पर करप्शन के इल्जामात है, एक शख्स वो जिसको बेचारे को कई साल मुस्लिम लीग नून ने जेल में रखा, दूसरा वो जिसकी जो नहल भी है, जिसके ऊपर, जिसका भाई नाहल है, जिसकी भतीजी नाहल करार दी गई, जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, मौलाना फजलुर रहमान पे लहदा नायब के इल्ज़ामात हैं। अब तीन लोगों को इकट्ठा करके एक साफ में खड़े कर देना, और एक उनमें से खासकर वो जमात जो हमेशा एंटी अमेरिका, एंटी यूरोप बात करती थी, आज वो कह रहे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ आपने ये रवैया क्यों रखा है। आज वो कह रहे हैं अमेरिका के साथ ऐसी हमें खारजा पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए थी, अमेरिका के साथ नहीं बना। ये तो क्रेडिट आप दे रहे हैं इमरान खान को, उसकी ये कामयाबी तो आप दें कि आपने बदतरीन मुखालफिन को एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो जब मैं और आप ये सोचते हैं तो आम आदमी नहीं सोचता होगा। अब आप पूछना चाहते हैं हर रोज़ की सूरत हाल, या सर हर रोज़ सूरत हाल तब्दील होगी, और इतनी तब्दील होगी कि आपकी मेरी सोच से ज़्यादा। परवेज़ लाई साहब इस्लामाबाद पहुँच के मुलाकातें शुरू हो गई हैं, शिजाज साहब पहुंच के मुलाकातें शुरू हो गई हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त भी सियासी मुलाकातें, एक नहीं दो नहीं 13 सियासी मुलाकातें जारी हैं। हर शख्स अपना अपना स्कोर पूरा करने के लिए
अपने अपने लोगों को, अपने अपने खिलाड़ियों को मनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है, चले मैं आज आपको एक खबर ब्रेक कर दूं इस प्रोग्राम में। आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर एक प्राइवेट रहायशगाह पर 2 गैर मुल्की सफ़ीर अपनी गाड़ियों की बजाय किसी और गाड़ियों में मुख्तलिफ औकात में आकर अपोजिशन के किन किन रहनुमाओं से मिले हैं। उनसे होने वाली मुलाकात पौना घंटा जारी रही। 2 मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद वो दूसरी ही गाड़ी में वापस, जिस गाड़ी में आए उसमें नहीं गए, किसी और गाड़ी में गए, किसी और जगह गए, फिर वहाँ से गाड़ी तब्दील की। तो ये अगर हमें पता है तो उनको भी पता है जो इसको चेक कर रहे हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी काफ़ी हद तक इस इल्ज़ाम के हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने लाने वाले हैं। अब यासर मैं आपको बता दूं, MQM जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे हुकूमत के साथ खड़ी होगी। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के साथ खड़ी होगी। मुस्लिम लीग काफ के बारे में जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, वो क्या है? जो कल रात की मुलाकात के बारे में देखें, सियासी लोग मुलाकातें करते हैं। मुस्लिम लीग काफ की सारी मुलाकातें जो हैं, सारे जो मामलात है, उसका नतीजा पंजाब निकलेगा। नहीं, वो मुलाकातें आप PTI की मजबूती के हवाले से देखते हैं या PMLQ की मुस्तकबिल की साख के हवाले से? वो मुलाकातें किसी की तरफ से लगाई गई ड्यूटी पूरी करने के लिए की जा रही हैं। अच्छा, वो मुलाकातें बड़ी अहम मुलाकातें हैं। इन मुलाकातों को ज़रा इजी ना लीजिएगा, ये बड़ी अहम मुलाकातें हैं। ये मुलाकातें और जब भी चौधरी बरादरान इस्लामाबाद में मुलाकातें शुरू करते हैं तो उसका फ़ायदा हुकूमत को पहुँचता है। आप ज़रा माजी उठा के देख लें ना। और चौधरी बराद देखें, तारिक बशीर चिम्मे का जहाँ पर दूसरा बयान मीडिया ने अंदर की कहानी बयान कर दी, तो उसके बाद जो उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ के बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारा वज़ीर आज़म से एक रिश्ता है, हम वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये बयान हमने कम दिखाया। बाकी अंदर की कहानी जो पता नहीं हकीकत थी या नहीं थी, वो मीडिया ने उठा के बयान करनी शुरू कर दी। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आपको 2 चीज़ें मैं पर क्लियर कर दूँ। एक मुलाकात इस वक्त बरतानिया में हो रही है। एक मुलाकात बरतानिया में हो रही है जिस मुलाकात में पाकिस्तान से गए हुए 2 अफराद में से एक शख्स किसी से मुलाकात कर रहा है। ये मुलाकात मुस्लिम लीग नून की शख्सियत से की जा रही है। सब सीधे खुल के बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ बातें होती है, मैं जानबूझ के इसलिए नहीं करता। सुबह से खबरों में चल रही है ना, चले वो सुबह से चल रही है। मैं तो फुटेज के साथ बात करूंगा। अच्छा, और मैं जो फुटेज आएगी तो उसको सामने भी ले आऊंगा, लेकिन मेरा सोर्स यानी फिर आप ये तो माने कि PTI के अंदर जो इंतशार है वो इंतशार मजीद बढ़ेगा? बिल्कुल इंतशार बढ़ेगा पंजाब के अंदर। अच्छा, पंजाब मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये नज़र आपको आ रहा है वफाक, ये मुझे जो नज़र आ रहा है ना, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो माइनस बुजदार फार्मूला जो है वो काम कर जाएगा। अगर माइनस बुजदार फार्मूला काम करना है, दिखाई भी देता है, तो फिर 2 अरकान असम्बली जो मेन मेंबर में शुमार होते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप में, वो आज झुकाव बुजदार साहब की तरफ दिखा देते हैं। बिल्कुल 2 मेंबर्स वो अहम मेंबर्स नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। नवानी साहब और खुरम लगारी अहम मेंबर्स नहीं। नवानी साहब हैं, नवानी साहब अभी गए नहीं उधर। नवानी साहब ने जो बात की है वो आपको नज़र आ जाएगा। खुरम लगारी जो है वो कभी खुशी कभी गम, अच्छा, ये वाला हिसाब है। दूसरी बात है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में कमी नहीं इजाफा होगा। मैं आपको ये भी बता दूँ, जहांगीर तरीन ग्रुप की जो आज मीटिंग हुई है, जो अभी लास्ट जो मीटिंग हुई है, उसमें बड़े फैसले, उसमें उन्होंने बिल्कुल डट के बात की है। और आपको पता है जो उस ग्रुप में लोग हैं वो तो यहाँ तक तैयार है कि अगर उन्हें माइनस बुजदार इस्तीफ़ा देना पड़ा तो उसके लिए भी वो तैयार है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज कुछ वज़रा तो जो नहीं मिले, जो उसमें शामिल थे जहांगीर तरीन ग्रुप में, उसमें अक्सरियत वज़रा की नहीं तो आज मुलाकात ही नहीं की। जहाँ तक आप अलीम खान के हवाले से मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि कितने लोग टोटल थे। मैंने आपको वज़रा के नाम बता दिए थे। मैंने ये भी बता दिया था कि अख्तर मलिक साहब नहीं जाएंगे। अख्तर मलिक साहब ने वहाँ से इनकार किया है और उनकी आज आपने स्टेटमेंट देख ली है। या सर साहब, ये जो एक नया ग्रुप पंजाब के अंदर उभर रहा है, ख्याल कास्त्रो साहब और गजनफर छीना साहब वाला, ये किस तरफ झुकाव दिखा? कुछ नहीं, वो हुकूमत के साथ करें। तो ये फिर ग्रुप, ये हम ख्याल ग्रुप का नाम इसे क्यों दिया? मौसम आता है ना, जब आप देखें ना, जब बसंत आती है ना, छोटी बड़ी पतंगें सब उड़ती हैं। नहीं, अब तो पाबंदियां लगती हैं राणा साहब। फिर नहीं, कोई नहीं पाबंदी लगी। आप देख लेना, पाबंदी लगी थी हर जगह। लाहौर के अलावा बसंत हुई है कि नहीं हुई? और फिर गिरफ्तारियां नहीं हुई? गिरफ्तारियां कितनी हो गई? आप कहते हैं मेला लगना ही लगना।
भाई मेला लगना है, मेला पंजाब में लगना है, वफाक को दिखा के पंजाब में मेला लगना है और पंजाब में तब्दीली का फैसला हो चुका है। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये तब्दीली 4 दिन बाद हो, 4 माह बाद हो, ये तब्दीली हो जाएगी। ये तब्दीली वफाकी हुकूमत को बचाएगी या नहीं, ये बड़ा ये तब्दीली वफाकी हुकूमत को बचाएगी। कई जगह पे कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। आज भी वजीर आजम से जो मुलाकातें हुई हैं उसमें वाज़े गिला वजीर आजम साहब से तो गिला किया ही किसी ने नहीं, सारे गिले पंजाब के आ रहे हैं। आपको पता है एक रिपोर्ट ये गई है जनाब कि पंजाब में वजीर हाउस में एक ऐसा शख्स मौजूद है मीडिया से तल्लक रखने वाला, जो रात को टीवी पे बैठ के गालियां निकालता है इमरान खान समेत सबको, और सुबह इश्तिहारात, सुबह बहुत से मामला उसके जरिए तय होते हैं, और पंजाब हुकूमत में सबसे तगड़ा उसको कहा जाता है। और भाई बहुत सी चीज़ें चली गई हैं, बहुत से मामला तो हो गए हैं। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब डेवलपर जो है उनकी पेमेंटें कौन खड़ी करता है। किसी तो यहाँ तक कह दिया कि एक्सिन मोतल हो तो एक्सिन को लगाता कौन है। कि यहाँ तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई हैं, और भाई बहुत सी चीज़ें क्लियर होकर सामने आ गई हैं। अब वज़ीर आज़म साहब किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और चूँकि इमरान खान साहब को खेलना आता है, और जिसको खेलना आता है ना वो ठीक खेलता है। मुझे एक बात बताएं, अपोजिशन ने अपनी करारदाद पे रिक्वेजिशन जमा करा दी। आज फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा कि फौरी करें जी, इससे लेट ना करें। वज़ीर आज़म भी कहते हैं लेट ना करें। अभी फिल वक्त हुकूमत को अपने नंबर ज्यादा होने की उम्मीद हो सकती है। मैं देखें, उन्हें ये हो सकता है कि 5 साल पलट भी सकता है, इसलिए आप 2 चीजें ज़हन में रख लीजिएगा जरा। आज आपको एक चीज बड़ा क्लियर बता दूं, अगर 23 मार्च का इवेंट हो रहा है, अगर 23 मार्च को वज़राए खारजा आ रहे हैं तो हुकूमत मौजूद है या सर, हुकूमत मौजूद है। फिर अगर 23 मार्च को गैर मुल्की वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो फिर आपको खतरा नजर आता था। अब दिन तो बनते हैं 22 तारीख तक, यही बनते हैं ना, तो 22 के बाद 23 है। अगर उस वक्त तक नहीं होते इजलास होता और 23 का दिन भी गुजर जाता है और 23 की वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, और मौलाना साहब का मार्च अभी तक मार्च ही है, नजर आ रहा है मार्च कहीं आपको? वो तो अभी नजर नहीं आ रहा, वो दिखाई भी नहीं देगा अभी। आप तो पहले कहते थे हो जाएगा, मैं कहता था नहीं होगा यार। आपकी सोच भी ना फौरी तौर पे सियासी लोगों की तरह बदलती है सर, ना करें। याद करें कितनी देर पहले मैंने कहा था ये मार्च नहीं होगा। राना साहब, तहरीके अदम एतमाद आने की सूरत में और ना आने की सूरत में बात हुई थी कि तहरीके अदम एतमाद अगर नहीं आएगी तो फिर मार्च हो जाएगा। मैंने तो कहा था आए या ना आए मार्च नहीं होगा। आप निकाल के देख लें, मैंने तो कहा था मार्च नहीं होगा। मार्च वाला स्टाइल ही नहीं था भाई। जिसने मार्च करना तो उसने मार्च कर लिया, उसने मार्च किया, बेहतरीन मार्च किया। मार्च करने के बाद उसने अपनी तकरीर के इस्लामाबाद में मजमा लगाया, जनूबी पंजाब में लगाया, सेंट्रल पंजाब में लगाया, जीटी रोड पे उसने बताया कि जीटी रोड की हम जमात है। वो करके अपना आपको माँ के ले गया। पीपल्स पार्टी वेल्डन जी, आसफ अली जरदारी सब पे बारी, वो कर गया अपना काम। लेकिन वो आपको ये बता दूँ, मुझे आज के दिन तक जो नज़र आ रहा है अदम एतमाद, मुझे आज के दिन तक कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। देखिए हर शख्स कह रहा है अदम एतमाद कामयाब हो रही है, तमाम एंकर्स कह रहे हैं, तमाम तजियाकार कह रहे हैं, तमाम से पॉलिटिकल जमातें मुस्लिम का इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अलावा कह रही हैं, बागी कह रहे हैं। लेकिन आज के दिन तक मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर वो गैप जो 20-25 लोगों का था वो नज़र नहीं आ रहा है सर। गैप 3 से 4 या 5 लोगों का हो सकता है, और आगे से ये अगर 7 से 8 लोग तोड़ लाते हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इन्होंने, इनका दावा था बाप पार्टी भी वो उस तरह कंट्रोल में नहीं आई कि एमकेएम के पास चले गए, एमकेएम के दफ्तर खुलना शुरू हो गए हैं, जमहूरी वतन पार्टी जो है वो भी ठीक हो गई है, उधर जो इनके बाकी इत्तेहादी थे वो भी ठीक हो गए हैं, काफ लीग से मुलाकातें भी हो गई हैं, मज़ीद मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। कल लाहौर में वज़ीर आज़म जो है तो आपके फैसलाबाद डिवीज़न से मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ है ना, सबसे मुलाकात होनी है। आप मुझे बताएं, क्या यही बज़दार साहब अगर 3 साल से इसी तरह लोगों से राब्ते कर लेते, इसी तरह इन बातें कर लेते, तो आज ये नौबत ना होती। तो अगर आप ये राब्ते कर रहे हैं तो किसी जगह से थोड़ी सी खिंचाव हुआ है ना, किसी जगह से कुछ मामला हुआ तो कर रहे हैं ना मुलाकातें। तो ये बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है यासर। मुझे जो नज़र आ रहा है, वफाक में कुछ नहीं होगा, पंजाब में तब्दीली आएगी। अब उसके बाद जहन में एक चीज़ जहन नशीन कर लें, आपको ये भी बता दूँ, ये जरदारी साहब कल अच्छा खेल गए हैं, बोल गए हैं, सारा कुछ कर गए हैं। फड्डा तो मुस्लिम लीग नून के अंदर डलवा गए हैं कि वज़ीर आज़म कौन? शहबाज शरीफ। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो मरियम कहेगी जनाब इनकी तो पॉलिसी हमारी पॉलिसी नहीं है।
अगर शाहिदा खान अब्बासी वज़ीर आज़म हैं तो शहबाज शरीफ नाराज़ हैं। वो कहेंगे शाहिदा खान अब्बासी पहले भी वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक़्त मियां नवाज शरीफ पे बुरा टाइम आ गया था। पीपल्स पार्टी पे वो भरोसा नहीं कर सकते। नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर हुकूमत गिरानी है तो 3 माह में इलेक्शन, यही कहते हैं ना जी। इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। अब भाईजान इमरान खान ऐसे नहीं खेल रहा, इमरान खान ठीक खेल रहा है। उसे पता है कि मैं जिंदा लाख का मरा 1.25 लाख का, तो उनके पास आज के दिन तक तो ठीक है। देखिए हर रोज़ ये पाकिस्तान में वाहद ऐसी अदम इत्माद है जिसमें हर रोज़ तब्दीली हो रही है, हर रोज़ बदली जा रहा है। चले मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने अभी आपको 2 गैर मुल्की सफ़ीरों की बात की है। मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने कल भी कहा था कि एक ऑडियो या वीडियो आ रही है और ये ऑडियो या वीडियो जो है अगले 2 से 3 दिन में आएगी मंजर-ए-आम पर। उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात होगी, उसमें सारे मामलात होंगे और उस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाएगी, उस बुनियाद पर अदालत में भी एक दरख्वास्त दी जाएगी और फिर देखिएगा कि ये रंग किस तरह चढ़ता है, कौन किस तरफ जाता है। यहाँ से रंग किस तरफ जाता है और कौन किस तरफ जाता है, रंग किस पे चढ़ता है, ये ज़रूरी है। लेकिन रोज़ बरोज़ बदलती सूरत हाल पे नज़र हम भी रखे हुए हैं, नज़र आवाम भी रखे हुए हैं। अगर ये ताख़ीर होती है तो वो ताख़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल में भी तब्दील हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अदम एतमाद का जो मामला है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, सियासत में एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। सियासत के अंदर आप तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ भी रख सकते हैं, सियासत के अंदर आप अलकाबात से भी नवाजते हैं। अखलाकी सियासत, मॉरल जो आपके हैं वो किस हद तक बुलंद हैं या किस हद तक पस्ती का शिकार हो चुके हैं, ये आपकी ज़ुबान बताती है। आप अपने कारकुनान को किन मकासद के तहत अपने साथ जोड़े रखते हैं, ये आपका लबो लहजा बताता है, आपका बयानिया बताता है। पाकिस्तान के अंदर सियासत में उरूजो ज़वाल बहुत से सामने आए। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक दूसरे पर लान तान भी बहुत की गई, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसे बहुत से किरदार भी रहे जिन्होंने अपनी ज़ुबान को कभी गंदा नहीं किया और दूसरों के लिए अलकाबात नहीं रखे। हाँ, तनकीद की, लेकिन मुहज़्ज़ब अंदाज में की। इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, इख्तलाफ घर के अंदर भी होते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ को बयान करने के मुख्तलिफ तरीके हैं और अखलाकी लिहाज से आपको वो तरीके अपनाना चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च के दौरान के कुछ जो कारकुनान थे वो साबिक सदर ज़ियाउल हक मरहूम की कब्र पर पहुंचे और वहां पर नारेबाजी की, कब्रों की सियासत करके, कब्रों पर लान तान करके, कब्रों पे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाज के आप अखलाकी पस्ती का शिकार होते हैं। अखलाक को बुलंद नहीं कर सकते, अवाम को क्या पैगाम देंगे, इसी बारे में बात करेंगे। सियासी मंजरनामे पर भी मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाजुल हक साहब, तर्ज़ सियासत पे इख्तलाफ किसी को भी हो सकता है, बाप को बेटे से भी हो सकता है, बेटे को बाप से भी हो सकता है, बेटी को माँ से भी हो सकता है। हमने उसका अमली मुजाहिरा भी देखा है, मौजूदा दौर के अंदर भी देखा है। लेकिन इस तरह की अखलाकी पस्ती कि आपको इख्तलाफ हो और आप इख्तलाफ जो है वो मरे हुओं पे जाके, उनकी कब्रों पे जाके निकालना शुरू कर दें, तो इससे ज़्यादा जहनी पस्ती क्या हो सकती है? मेरे पास तो इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं है। आप क्या देखते हैं कि इस ज़मन में हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए कि कारकुनान को मुस्बत समत में हम रास्ता दिखा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने जो कुछ कह दिया है इससे ज़्यादा तो मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और वाकई मेरा दिल दुखा है। इसलिए नहीं कि वो जनज़ियाउल हक शहीद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से, करारदाद मकासद के हवाले से, इस्लामाइजेशन के हवाले से लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद तो मैं सियासत के अंदर जो पस्ती देख रहा हूँ कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। देखें, दुश्मनियाँ अपनी जगह होती हैं, सियासी दुश्मनियाँ अपनी जगह होती हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये जो जालों को लाया गया, बाकायदा उनको समझाकर तरीके के साथ वहाँ भेजा गया था, वरना कभी ऐसा ना होता कि ख्वातीन भी उनके साथ आती वहाँ पे। और वहाँ अगर जो उन्होंने उल्लड़बाजी की है और फिर जिस तरह उनके मज़ार की बेहुरमती की है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में
ऐसा मंजर मैंने आज तक नहीं देखा। और इसके पीछे हमने FIR भी दर्ज करवाई है। वजीर दाखिला से भी मेरी गुफ्तगू हुई थी, जरदारी और बिलावल से भी मैंने कहा कि कौम से माफ़ी मांगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि जो लोग आज शीरो शक्कर हैं और जो उस पौधे की बुनियाद जो जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने रखी और वो तनावर दरख्त के साए में आज भी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी कोई मजम्मत का बयान नहीं आया। बिल्कुल, जैसा यही मैं कहना चाह रहा था। मीर शरीफ खानदान जो है उससे आपका बड़ा गहरा तल्लक, और जनरल ज़िया-उल-हक शहीद साहब ने उनके उस्ताद भी, उन्हें सियासी परवान भी चढ़ाया। तो नून लीग की तरफ से वैसे तो छोटी सी बात पे आ जाता है, इस पे खामोशी बिल्कुल। आप देखें ना राणा साहब के 7 साल के बाद चौधरी शुजात साहब की तबीयत पूछने गए हैं, यानी इधर जरा सी कोई बात हो जाती है तो एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं कि कहीं आपके दांत में कोई दर्द तो नहीं हो गया। और फिर आपको तो कोई जानता भी नहीं था। वो ज़िया-उल-हक शहीद थे जिन्होंने आपको अपनी उम्र लगाई थी। उन्होंने कहा आपकी बोरी जो है उसको बंद किया था, उन्होंने कहा था आपका किला मजबूत है। तो आज ये लंदन से बयान नहीं आना चाहिए था मजम्मत का, आज रायवंड से बयान नहीं आना चाहिए था मजम्मत का। आज हमारे जो साथी हैं जिनके साथ सारी हमारी सियासत की ज़िंदगी गुजरी है, और लाजमी का मैं एक बड़ा सीनियर उनकी जमात का एक रुकन भी रह चुका हूँ, सीनियर नायब सदर भी रह चुका हूँ। लेकिन क्या हम इस हद तक गिर गए कि इक़्तिदार के लिए हम अपनी रवायत को, अपने इक़्तिदार को, अपनी मतलब हर चीज़ को यानी दाव पे लगा दें? तो मुझे ये दुख हुआ है, और मैं देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब जरदारी साहब और बिलावल आकर कौम से इस बात की माफी मांगेंगे। और वो उनकी तस्वीरें छुपी हुई ढकी हुई नहीं है। बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, और इस पे जितनी हम एहतजाज करें, जितना हम इस पे कहें कि ये गलत है, ये गलत है, चाहे कोई भी पाकिस्तानी किसी भी सियासी जमात से हो, इतल्ला को वो इसको नहीं बर्दाश्त करेगा, ना उसे अच्छा समझेगा, क्योंकि ये बेहुरमती की ज़ुमरे में आते हैं, इसे कोई भी पसंद नहीं करे। आप ज़रा पाकिस्तान की सियासत पर एजाज साहब चले जाते हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको नज़र आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? देखें, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, नाकाम होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। आखिरी मोमेंट पे आप देखेंगे, हाँ कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो जाएंगी, जो चेंजेस नहीं हुए वो शायद हो जाएं। लेकिन आपने कहा ना कि कौन सा रंग मल रहे हैं अपने मुंह पे, इस हमाम में सब नंगे हैं और सब के मुंह काले होंगे जिस तरीके से ये लगे हुए हैं, क्योंकि इनका कोई पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, इनके मुश्तरका मकासद हैं जिसके लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए कर रहे होते, और इसमें हुकूमत की भी बड़ी कमजोरियां रही हैं कि वो अपने आप को इस नैच पे ले आई है कि उनके अपने साथी उनके खिलाफ कभी एक कट इधर कर रहे हैं, कभी दूसरा कट कर रहे हैं, कभी एक तरफ देख रहे हैं, कभी दूसरी तरफ देख रहे हैं। और फिर मुझे दुख इस बात का होता है कि वो लोग जो एक थाली में बैठ के खाते रहे इतने अरसे से, 1 मिनट नहीं लगाते अपना किबला तब्दील करने के लिए। यानी कि आपसे उठकर बैठा जा नहीं रहा, लेकिन आप जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं, अल्लाह करे कि बेहतरी के लिए कर रहे हो, असम्बलियों को बचाने के लिए कर रहे हो, जमहूरियत की बेहतरी के लिए कर रहे हो। लेकिन मुझे एजाज़-उल-हक साहब, अगर आज वज़ीर आज़म का लहजा देखें तो वज़ीर आज़म का लहजा काफ़ी ललकाराना था। वो उन्होंने ललकारा है अपोजिशन को कि आप लोगों की गर्दन मेरे हाथ में आ गई है। इसमें आपको वज़ीर आज़म की पूरा एतमादी दिखाई देती है या बौखलाहट पे गुस्सा दिखाई देता है? देखिए, जब आप अंडर टेंशन होते हैं तो ये वही 1993 में भी आपने देख लिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। तो फिर इस्तीफ़ा भी देना पड़ गया, असेंबलियां भी तोड़नी पड़ गई, डिक्टेशन भी लेनी पड़ गई। तो सियासत के अंदर देखें, एक तो मैं ये समझता हूं कि हम इस हद तक आगे चले गए हैं कि हमने बिल्कुल महज़ब अंदाज में सियासत को छोड़ दिया। अब ललकारना ठीक है एक दूसरे को, लेकिन देखें कुछ स्टेट्समैनशिप भी होती है। आप लोग 3-3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप 3.5 साल वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं, आप इस कौम के निजात हिंदान क्या कहते हैं बनना चाहते हैं। लेकिन आप इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ अगर बात करेंगे, और मैं नहीं समझता, अगर मैं हूं आज खान साहब की जगह, मुझे नहीं पता क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा, कोई थोड़ी बहुत खबरें इधर उधर से आती रहती हैं, लेकिन मैं तो इनको हवाले कर देता हुकूमत।
मैं कहता हूँ यार तुम तो ये बांध बांध का कुंभा बना हुआ है। क्या है, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और देखिए सोर्सेज हैं, इतलात मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों का कोई नजरिया ना मिलता हो, जिन लोगों की कोई मुश्तरका जद्दोजहद ना हो, जो एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने के कुछ अर्सा पहले सड़कों पे घसीटना चाहते हों, जो एक दूसरे का नाम नहीं सुनना चाहते थे, आज वो सारे इकट्ठे हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये कामयाब होंगे? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कामयाब होंगे, और मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से किसी को कुछ नहीं मिलना अगर ये बहुत आगे जाएंगे तो। 1.5 साल रह गया इलेक्शन में, 6 महीने बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। अब ये हुकूमत में आ गई, ये क्या रिलीफ देंगे? 135 रुपये पे बैरल पे ऑयल चला गया है, स्टॉक मार्केट का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, लॉन्ग मार्चें करके 30,000 रुपये दिहाड़ी पे लोगों को लेकर आते हैं, उनको हलवे मांडे खिलाते हैं। यहाँ ये कौम की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। साहब आप क्या समझते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं, ऑपोजिशन के पीछे वो खड़ी हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कौन सी बैरूनी ताकतें, हमारी रगों में पाकिस्तानी खून दौड़ता है, हम पाकिस्तानी बेटे हैं और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। एक तरफ हुकूमत बयानियां अपना रही है बैरूनी ताकतों को लेकर, दूसरी तरफ उसको काउंटर कर रही है ऑपोजिशन। इन दोनों में से आपको किसका बयानिया ठीक लगता है? दोनों का बयानिया मुझे ठीक नहीं लगता। मैं नहीं समझ रहा कि कोई ऐसी बैरूनी ताकतें हैं। बैरूनी ताकतें तो खुद फंसी हुई हैं। यूक्रेन का मसला है, रशिया के साथ मसाइल पैदा हुए हुए हैं, इनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। देखें, और ना ही ये पाकिस्तानी है। अगर ये पाकिस्तानी होते तो आज ये बैरून मुल्क इनके महल्लात ना होते। अगर ये पाकिस्तानी होते तो सरे माल इन्होंने ना बनाए होते। अगर ये पाकिस्तानी होते तो $60 मिलियन जिनका निकला स्विट्जरलैंड से, उन्होंने आज वापस पाकिस्तान के बैंकों में ला के रखा होता। तो कौन सी पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं ये लोग? मुझे समझाएं जरा थोड़ा सा। या इनको एजाज साहब ये बता दें मुझे, हम पाकिस्तानी कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं और हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्या कोई न्यूट्रल हुआ है? देखिए, बात ये नहीं है। बात है कि हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि अंपायर न्यूट्रल है कि नहीं है, और अपोजिशन और हुकूमत दोनों ये देखती है कि अंपायर उंगली कब खड़ी करेगा। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अंपायर जो है या वो न्यूट्रल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ होती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के खिलाफ हो तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारा सारा फैब्रिक ही गिर जाएगा। तो ये कहना कि जी इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर रही है, वो न्यूट्रल है कि नहीं न्यूट्रल है, मेरा ख्याल है कि वो न्यूट्रल है, और ये प्राइम मिनिस्टर को भी पता होगा और अपोजिशन को भी पता होगा। लेकिन देख दोनों उसी तरफ रहे होते हैं। तो मैंने तो चंद दिन पहले, अगर आपने देखा हो, तो मैंने कहा था कि उनकी तरफ से बयान आना चाहिए कि दोनों साइडों को मना करें, क्योंकि कमरों में बैठकर कुंडियां लगाकर ऑपोजिशन वाले भी यही बात कर रहे थे कि हमें सिग्नल मिल गया। अंदर से लोगों ने बताया आगे, और हुकूमत भी यही तासुर देने की कोशिश कर रही है कि वो अभी भी हमारे साथ हैं। अगर आपने सुना होगा, हमारे तासुर दोनों देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ ना हो तो फिर सूरत हाल ही मुख्तलिफ हो सकती है। अगर ऑपोजिशन की बात करें और हुकूमत की बात करें तो दोनों का बयानिया गलत दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया है साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरा में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान पुरएतमाद हैं या उनका गुस्सा है, ये एक तरफ, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को ये वाज़े पैगाम दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अवाम की सियासत भी करूँगा, अवाम में भी जा रहा हूँ, और मैं आपका मुकाबला अवाम में भी करूँगा, और तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन की तैयारी भी भरपूर है। अपोजिशन अपने नंबर्स गेम भी पूरे कर चुकी हैं। रोज़ बरोज़ की बदलती सियासी सूरत हाल जो है वो किसके हक में एक ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। बुखारी साहब, अगर आज देखा जाए वज़ीर आज़म जो है पहली बार MKM के मरकज़ बहादुराबाद पहुंचे, उनसे मुलाकात भी की, कारकुनान से खिताब में उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में मेरी जो जंजीर है वो खुल जाएगी और मेरा जो सबसे पहला हदफ होगा वो आसिफ अली जरदारी होगा। अपोजिशन सारी मुतहर्रिक है, सारी खिलाफ है तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, लेकिन वो निशाना आसिफ अली जरदारी साहब को बनाना चाहते हैं। इसके पीछे वजूहात क्या आपको दिखाई देती? पहली बात तो यह कि वजूहात तो वो खुद बता सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब बुखरान का शिकार है उसको तकलीफ सबसे ज्यादा आसिफ अली जरदारी साहब से है।
कि आसिफ अली जरदारी साहब इज अ पॉलिटिकल लीडर इस पाकिस्तान में, उनकी अपनी हैसियत है, ही नोज हाउ टू डू पॉलिटिक्स, और ये जितना सारा सिलसिला है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जरदारी साहब का ये नो कॉन्फिडेंस में, इसलिए तकलीफ तो उसको है। और ये जो स्टेटमेंट है मैं बंदूक की नाली मैंने रखी हुई है, इसको अभी बंदूक चलानी ही नहीं आती। पोलिटिकली बंदूकें हमने देखी हुई हैं और हम चलाना भी जानते हैं, और पहली बंदूक का हमने निशाना इस पे रख लिया, इसके नो कॉन्फिडेंस का, वो क्या रखेगा हम पे बंदूक की नाली और निशाने पे रखेगा। इसके गिने जा चुके हैं। और ये जो जिस किस्म की गुफ्तगू करता है, ये जो प्राइम मिनिस्टर का मनसब है ये उसका मुस्तकाजी नहीं है। ये कोई सेंसेबल प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल लीडर ऐसी गुफ्तगू नहीं करता जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। तो नजर आ रहा है कि जो बौखलाहट का शिकार है, इसको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसकी वजह से ये इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। नहीं भारी साहब, आज आसिफ अली जरदारी साहब की चौधरी शजात हुसैन साहब से मुलाकात हुई है, मुलाकातों का सिलसिला जारी भी है। क्या चौधरी शजात हुसैन साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात में कोई मामला तय हो गए? देखिए, अभी ये बड़ी प्री मेच्योर बात है जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल डायलॉग होता है और बिलखुसूस जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन टेबल हो चुका हो, तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं जो बाय एक्शन सामने आती हैं। गुफ्तगू शनीद जरूर होती है और हमारी बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ होती है। और हमने हमेशा सोचा कि जिस स्टेज पे या जिस जगह मुल्क को इन्होंने पहुंचा दी है, उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को आपस में डेलिब्रेशंस भी करनी चाहिए, उनकी आपस में गुफ्तगू शनीद होनी चाहिए और सिचुएशन को सामने रखते हुए उसके मसाइल का हल भी निकालना चाहिए। बुखारी साहब, आपने देखा होगा पिछले दिनों में आपकी मुलाकातें हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी रहीं, बाद में उनकी मुलाकातें हुकूमती वफ्द से भी होती रहीं। अब आपने जिनसे पहले मुलाकातें की हैं, वज़ीर आज़म अब मुलाकातें कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात है, तो क्या ये समझें कि आखिरी झुकाव उस तरफ होगा जिसके साथ आखिरी मुलाकात होगी? देखिए जी, ये तो उस पार्टी ने जिसने मुलाकात की उसने देना है। हमने तो बड़ी सीधी सी ऑप्शन रखी हुई है सामने, और जो हमारे उन ऑप्शन से हमसे एग्री करेगा वो हमारे साथ आएगा। अच्छा, जिन आपकी ऑप्शन पे जो एग्री करेगा वो आपके साथ आएगा। एमकेएम से कल कोई मुलाकात मुतवक्के है जरदारी साहब की? अब मेरे नॉलेज में अभी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर डायलॉग तो रहता है, जो कोई भी चीज़ आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं होती। जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ते, ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं होती। पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बात करती रहती है। तो बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में कि जब आपने पहले ये कह दिया था कि इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है, हम उनके बगैर भी काम चला लेंगे, तो क्या समझते हैं कि अगर वो नहीं आते तो तब भी काम चल जाएगा, अगर वो आ जाते हैं तो खुशाइन बात? देखिए ना जी, वो हम जो उनके इत्तेहादी से उनसे बात की, उसके बाद हमने बिल्कुल विद इन पीटीआई जो उनका डिसेंटिंग ग्रुप था उनसे बात हुई। वो नालां थे और हम समझते थे कि वो पॉलिटिकल फ्यूचर अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने लाइजान रखा, डिस्कशन की, और अब अगर अलायंस वाले जो उनके साथ हैं वो भी महसूस करें कि अगला इंतखाबात जो आने वाले हैं उसमें ये जो अलाइज हैं ये इनके मैंडेट पे या इनके मैनिफेस्टो पे या इनके साथ मिलके वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग तो करनी है। वो क्यों डूबना चाहेंगे पीटीआई के साथ? नहीं भारी साहब, लॉन्ग मार्च कराची से शुरू हुआ, इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हुआ। आप समझते हैं कि आपने लॉन्ग मार्च के जो समरात थे वो सारे हासिल कर लिए? देखिए, ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ये हमारा एक प्रोसेस था मोबिलाइजेशन का, और इसमें हमें अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। शेवन बिलावल कुछ 10 दिन लगातार ट्रैक पे रहे, और हमारे उनके साथ लीडर्स भी, कारकुन भी, कराची से लेके इस्लामाबाद का इख्तिताम पजीर हुआ। तो हम समझते हैं कि भरपूर इस्तकबाल भी हुए और तावन की यकीन दहानियाँ भी हुई और लोगों ने तावन भी किया। तो हमारी क़यादत तो मुतमईन है लॉन्ग मार्च से। बुखारी साहब, अगर देखा जाए तहरीक अदम एतमाद के बाद पीडीएम का लॉन्ग मार्च तो फिल वक्त दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लॉन्ग मार्च था और जिस तरह की पजीराई पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली, आने वाले दिनों में अगर इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टफ टाइम दे सकती है दूसरी जमातों को?
लेकिन ये तो पोस्ट नो कॉन्फ्रेंस की बात है। जब नो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाएगा हम इस पर गुफ्तगू उसके बाद करेंगे। चलिए आखिरी सवाल, पीपल्स पार्टी ने कभी भी कोई ऐसी सियासत नहीं की क़यादत ने जिस पे ये कहा जाए कि ये ज़ातियात का मामला है। इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ फैसल मस्जिद में, आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? कौन सी मस्जिद में? फैसल मस्जिद, जनरल ज़ियाउल हक के मज़ार पे। देखिए जी, कारकुनों के कुछ जज्बात थे और कारकुन आज भी समझते हैं और उस वक्त की जुडिशरी को भी समझते हैं कि एक वो जुडिशल मर्डर था कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। तो कारकुनों की जो की मोहब्बत है, उनके दिली जज्बात है अपनी क़यादत के लिए, वो तो एक्सप्रेस कोई भी कर सकता है। आप ये समझते हैं कि वो कारकुनों की मोहब्बत है जिसकी वजह से जाके उन्होंने ऐसा इकदाम किया? ठीक, ये तो हर ये देखिए नहीं, अपनी कमिटमेंट वेरीज करती है पर्सन टू पर्सन, और वो कारकुन जो है उसकी अपनी मोहब्बत, जिसकी आज से 79 में जब ये वाक़या हुआ उस वक़्त के जो कारकुन मौजूद थे जिनकी मतलब है कि बड़ी लाजवाल मोहब्बत थी कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, अगर उन्होंने जज्बात का इजहार किया है तो वो ज़ियाउल हक के लिए किया ना। ज़ियाउल हक एक आमिर था और उसने कभी दुनिया की तारीख में आपने देखा, पाकिस्तान की तारीख में कभी अबैटमेंट वाले को जो इल्जाम लगाया था उस पर कभी सजाए मौत हुई? कभी आपने इस पे बात की? ये कैसा कानून था, ये कैसी जुडिशरी थी जिसने अबैटमेंट के चार्ज पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डेथ पेनल्टी दे दी? नहीं, आप ये समझते हैं पर्सन टू पर्सन इजहार मोहब्बत वेरी करता है, ये कारकुनान पे भी डिपेंड करता है इजहार मोहब्बत किस तरीके से होता है। बहुत शुक्रिया सैयद नैयर हुसैन बुखारी हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। दोनों तरफ से नंबर्स गेम पूरे करने की कोशिशों में उन लोगों से भी राबिते किए जा रहे हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया था, वो चाहे अपोजिशन हो या चाहे हुकूमत हो। वो लोग जिनकी तरफ आप कभी नहीं गए या बड़ा अरसा हो गया आपको गए हुए, अब उनकी तरफ आप माइल हो रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, उनके मुतालिबात भी माने जा रहे हैं। तो ये जो सियासत है ये आने वाले दिनों में कौन सा रंग दिखाएगी? इस सियासत से जो वादे किए जाएंगे अभी, वो मुस्तकबिल में पूरे हो सकते हैं या नहीं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, फर्ज कर लें बारगेनिंग चल रही है, बारगेनिंग किसी ओहदे के लिए भी हो सकती है, आप डेवलपमेंट जो तरक्याती पैकेजेस हैं उसके लिए भी आप कर सकते हैं, आप आने वाले दिनों में अपने हलकों में बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। इस वक्त सबसे बेहतर देने को किसके पास है और दे कौन रहा है? हुकूमत है, मौजूद है, फंड देने पर ही दे सकते हैं, वजारत देनी पर ही दे सकते हैं, इंतजामिया मर्जी के लगानी पर ही लगा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी आना है, अभी उनका मतलब ये नहीं इलम कि वो आएंगे भी कि नहीं, अभी उनके तहरीक एतमाद कामयाब होगी भी कि नहीं, और तहरीक एतमाद कामयाब होने के बाद जब बहुत सा जमगट्ठा लग जाता है उसमें किसी को कितना क्या मिलेगा अभी ये नहीं। देखिए, देने के लिए इसके बाद दो चीज़ें दिल में रखिएगा। सुबह से खबर गर्दिश कर रही थी, तमाम मीडिया पे ये खबर चल रही थी कि जी चौधरी शहजाद हुसैन साहब की जो मौलाना साहब से मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कहा कि ये वजारत दे दें, ये दे दें। ले, मेरी खुद बात हुई है यार सर, कोई वजारतों की दूर दूर तक बात नहीं हुई। वो बात तो यहाँ तक भी हुई कि मौलाना ने कहा कि नहीं चौधरी साहब वक्त गुजर गए। नहीं, बिल्कुल झूठ है, कोई दूर दूर तक ऐसी बात नहीं। वहाँ पर चौधरी शहजाद साहब, तारिक बशीर चीबा साहब अपने वादों के मुताबिक गए और उन्होंने कोई दुनिया की ऐसी बात नहीं की वहाँ पे कि आपको ये वजारत या ये वजारत, ना उन्होंने मांगी, ना उन्होंने बात की, ना उन्होंने हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा सिस्टम किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे चौधरी शहजाद हुसैन साहब की तरफ से और बाकी है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो हवा में कर रही हैं कि फलां फलां को मिलते हैं कि अगर इस वक्त कोई किसी को कुछ दे सकता है तो हुकूमत दे सकती है, अपोजिशन जो है वो नहीं दे सकती। बात कर लेते हैं। पार्टी के इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कियानी साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। कियानी साहब, वज़ीर आज़म आज MKM से मिलने भी गए और बहादुराबाद में पहली बार शायद गए हैं। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं, वो शेर ट्वीट करती हैं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। अब ऑपोजिशन आपको इस नजर से देख रही है कि आप पे मुश्किल वक्त आन पड़ा है और आप उसे फील कर रहे हैं कि वाकई ये मुश्किल वक्त है। नहीं, ये जो शेर पढ़ा मैंने अपने लिए पढ़ा होगा ना, दर बदर तो वो है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई जो बच्चे भाई उधर बैठे हुए हैं, ये शेर तुमको बड़ा सूट करता है, वो अच्छा पड़ा। तहरीक एतमाद के लिए आज आप डट के खड़े हो गए, आपने कहा जी आए, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। ख्वाजो साहब ने कहा जी देर ना करें,
तो स्पीकर साहब आपकी जमात से हैं, तो स्पीकर साहब क्या ये आप उनसे बात हुई अदम इत्मीनान की तहरीक, जब आप तैयार बैठे आप कहते देर ना करें, तो फिर इंतजार किसी चीज़ का है? किसी का इंतजार नहीं, हमने तो कब कहा। आप अगर ये समझते हैं एक प्रोसीजर तो होते हैं, पार्लियामेंट है उसका प्रोसीजर है, बिल्कुल हमें कोई हम तो कहते हैं अच्छा है, देखिए वी आर रेडी। पहले भी क्योंकि कोई ये नहीं अचानक तो बैठे बैठे उन्होंने नहीं किया, ऑब्वियसली वी न्यू इट, तो वो आगे हैं तो बहुत अच्छा है, निपट जाएगा। हमें तो बिल्कुल अल्लाह के फजल से पूरा जल्दी और तस्कीन है, वो आ जाएं और वो तो करेंगे, स्पीकर साहब की ड्यूटी है, वो तो एक लाजमी चीज है ना। कोई स्पीकर साहब से बात हुई आपकी, कब तक इजलास बुला रहे हैं? फौरन से पेशतर करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है कि जो चीज आई है कल ही तो आई है, तो इंशाल्लाह उसको विल मैनेज अकॉर्डिंगली, और जो उसमें टाइम फ्रेम है कॉन्स्टिट्यूशन में विल गो अबाउट इट इंशाल्लाह, नो इश्यूज। 23 मार्च से पहले आप कर लेंगे इसे जी? 23 मार्च से पहले ये निपट जाएगा बिल्कुल। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डे वन का तमाशे हैं इनके, कोई नई बात नहीं है। ये पहले दिन तकरीर की थी ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये रोड सबके पड़े हैं, उसकी वजह है ना कि दोनों ने वो म्यूजिकल चेयर तो खेल रहे थे, ऑब्वियसली जब उन्होंने देखा है कि भाई दो कुव्वतें हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अब तो एक्चुअली कुव्वत पीटीआई है, क्योंकि ये तो एक महदूद हो गया है सेंट्रल पंजाब में और एक महदूद हो गया सिंध में। तो इस वक्त तो आप देखिए कश्मीर की हुकूमत हो, जीपी की हुकूमत हो, पंजाब की हो, केपीके की हो, फेडरल की हो, कोलिशन गवर्नमेंट के बलूचिस्तान की हो, इनके पल्ले है क्या? मतलब ज़ाहिर परेशानी में है ना सब कुछ जो कर। यानी साहब अगर इत्तेहादियों को देखा जाए तो इत्तेहादी जो बज़ाहिर आपके साथ हैं वो यकीन दहानी भी करा चुके हैं, अपोजिशन ने जो टारगेट किया है वो तरीन ग्रुप को है। अगर जहांगीर खान तरीन साहब से राबिता अभी तक नहीं हुआ, इत्तेहादियों से हो चुका हुआ है, तो फिर उनसे राबिता कब होगा? क्योंकि दिन तो कम है, वही राब्ता हो जाएगा तो अपोजिशन के तो सारे अरमानों पर पानी फिर जाए। देखिए जहांगीर साहब से हमारा राब्ता हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग चीज है, हुआ हो सकता है, हुआ भी हो। पॉइंट ये है कि जहांगीर तरीन साहब को मैं आपको बड़ी श्योरिटी के साथ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बड़ी श्योरिटी करता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द पार्टी। उनकी यही पार्टी है और वो इसमें ही है इंशाल्लाह ताला, और कहीं भी वो नहीं जा रहे। हमने एहतियातियों के लिए भी किया, उनसे भी आपके सामने ही सारे उनके मामलात, उनके बयानात, उनके मामलात आपके सामने हैं। तो जहांगीर साहब कहीं नहीं जा रहे, ऑनरेबल आदमी है, वो कहीं भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, रेस्ट एश्योर। हमें मैंने कहा ना कि ये बेचारे इतने डेस्परेट ऑपोजिशन में हुए हैं, इनकी तो रंग उड़े हुए हैं और इनका हम तो देखिए हम तो कहते हैं बिल्कुल, या तो हम कह रहे होते नहीं ये वो, हम तो सब किसी बंदे से पूछ लेंगे, वो कहती आए वेलकम, वो आ गए, बस मैदान लग गया ना, सच गया मैदान। अल्लाह फैसला। यानी साहब आप मनाने गए, उस मुलाकात में मौजूद थे जो अब्दुल हलीम खान साहब को, अब्दुल हलीम खान साहब राजी हो गए हैं? देखिए अब्दुल हलीम खान साहब, मैं फिर कहूँगा कि वो, आप शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, ये वो आदमी हैं जो पार्टी के इनिशियल डेज में भी पार्टी में नहीं थे, लेकिन खान साहब से उनका एक तल्लुक था, तब भी 2002 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो ज़ाहिर अपने मामला में 2010 में पार्टी में भी आ गए, फिर 11 साल उन्होंने बेहतरीन रोल, एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से जहांगीर साहब ने भी और इन दोनों ने बहुत ही जबरदस्त रोल पार्टी में डाल किया। देखिए इख्तलाफ भी होते हैं, गुस्सा भी होता है, कुताहियाँ पार्टी के से भी होती हैं, उनसे भी हुई होंगी, तो ये एक फैमिली अफेयर है इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लाइफ का था, हमें लाइफ का था, उनको हमने आपके सामने उनके सामने हमारा जो मामला हुए हैं वो हमने अल्लाह के फजल करम से सेटल कर लिए। तमाम मामला सेटल हो चुके हैं। तरीन ग्रुप्स जो है वो उनका साथ नहीं देगा जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ है, इसकी एश्योरिटी आपको है। बहुत शुक्रिया आमिर कियानी साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। कल आपसे मुलाकात होगी, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।